हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल के बारे में। देखिए स्टूडेंट, ये एक सेल है और सेल में जितने भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल में आज हम लोग सबसे स्टार्ट करेंगे अंतःपर्दपी जालिका से, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये देखिए यहाँ एक फिगर ड्रॉ दिया हुआ है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जैसे एक सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल का क्या है? ये न्यूक्लियस है और सेल के बीच में ये न्यूक्लियस गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके साथ सटी हुई एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। ये एक दूसरे से अरेंज्ड होती हुई दिख रही है आपको, और ये ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ तक ये फैली हुई रहती है। इसे ही हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्टकट में ER भी कहते हैं, और इसे हिंदी में हम लोग जानते हैं अंतःपर्दपी जालिका कहते हैं। इसे सबसे पहले इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और एक तरह से यहाँ देख रहे हैं कि ये झिल्ली नुमा जो स्ट्रक्चर्स है इसका एक जाल सा बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रेटिकुलम नेटवर्क भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ER दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे शॉर्ट में हम लोग SER कहते हैं, और एक होता है ग्रैनुलर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग शॉर्ट में GER कहते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं और इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक केंद्रक दिख रहा है न्यूक्लियस, और ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छोटा जो छिद्र होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं वो भी आपको दिख रहा है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए ये जो छोटे छोटे आकृति आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पे नज़र आ रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स। इसे क्या कहते हैं हम लोग? राइबोसोम्स कहते हैं। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स नज़र आते हैं, इस ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग दानेदार या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो रेटिकुलम साफ नज़र आ रहा है, क्लियर जिसकी सतह नज़र आ रही है, जिसमें हम लोग को राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं, उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतःपर्दपी जालिका के कार्य, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है ये हम लोग देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अंतःपर्दपी जालिका स्केलेटन, इसे हम लोग सेल स्केलेटन भी कहते हैं या अंतःकंकाल भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? सेल को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ये सेल को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं, अंतःकंकाल भी कहते हैं, और एक सेल को यांत्रिक या मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। अब जो दूसरा इसका फंक्शन है, जो
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेनली इसमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो इसके साथ इस तरह से जो दानेदार जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। तो जैसा हम लोग राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं, यानी ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मुख्य कार्य क्या हुआ, जो रफ इंडोप्लाज्मिक है उनका मुख्य कार्य हुआ प्रोटीन संश्लेषण करना, और ये प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। तीसरा जैसे दो वर्क तो हम लोग समझ लिए, तीसरा फंक्शन है कि ये जो चीज़ें बनती हैं इसमें वो ट्रांसपोर्ट न्यूक्लियर के अंदर या सेल के अंदर जो भी चीज़ें बन रही है उसके ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद करते हैं, बाहर और भीतर निकलने की क्रिया पे भी ये कंट्रोल करते हैं। 4 इसका फंक्शन है अंतःपर्देपी जाल का केंद्रक आवरण का भी निर्माण करता है, यानी ये केंद्रक है और इसका ये जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे बनाने का भी कार्य कौन करता है, अंतःपर्देपी जालिका करता है। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि सपाट जो अंतःपर्देपी जालिका है, ये ग्लाइकोजन बनाने का काम करते हैं, यानी ये लिपिड बनाते हैं। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, और जो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन निर्माण का कार्य करते हैं। इतना हम लोग समझ गए स्टूडेंट्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या उनका फंक्शन है और वो कहाँ स्थित होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल्गी कार्य, जिसे हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने किया था सन 1898 में। ये भी मुख्यतः पैकेजिंग का काम करते हैं। ये देखिए, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये गोल्गी एपरेटस सिस्टर्नी, जो ये फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं उसे हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं उसको हमको वेसिकल्स कहते हैं, और ये सिस्टर्नी कहते हैं। ये सभी को मिला के गोल्गी एपरेटस बनता है। गोल्गी एपरेटस जो है वो कोशिका साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और न्यूक्लियस के नज़दीक पाए जाते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था, ये हम लोग जान गए। ये मुख्यतः पैकेजिंग का काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये? मुख्यतः पैकेजिंग का काम करते हैं, यानी सामान को यहाँ से वहाँ पैकिंग करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं गोल्गी के मुख्य कार्य समझते हैं। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट वर्क है जो गोल्गी एपरेटस का पहला काम है वो है सेक्रेशन करना। दूसरा काम है लाइसोसोम्स का निर्माण करना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तीसरा काम है इसका, तीसरा फंक्शन है प्रोटीन की छटाई करना, यानी प्रोटीन सॉर्टिंग का भी काम करते हैं। 4 फंक्शन है इसका, जो पॉलीसेक्राइड्स है इनका भी ये सेक्रेशन का वर्क करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सूत्रकर्णिका। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इंग्लिश में। माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म के में पाया जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेल ऑर्गेनल है, और ये गोलाकार या रॉड के समान या फिर उभल शेप में नज़र आते हैं। ये झिल्ली नुमाई डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए ये स्ट्रक्चर हैं। जो मेम्ब्रेन आउटर साइड में होता है, बाहर होता है, इसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इनर अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं।
इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड्स की तरह होते हैं, यानी मुड़े हुए होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये जो फोल्ड है, इनर मेम्ब्रेन का जो फोल्ड है, ये इसके अंदर सरफेस एरिया बनाने का काम करता है। अब इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसमें एक जेली लाइक लिक्विड भरी होती है, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम्स, खुद का डीएनए मौजूद होता है, और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो इन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। इसका खुद का डीएनए होने के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है, ये खुद भी बन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों? तो ये देखिए, एक सेल है और इसका ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, यही ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये डीएनए है। इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द ऊर्जा घर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल रेस्पिरेशन में मदद करता है। सेल रेस्पिरेशन का ये साइट है। सेल रेस्पिरेशन के दौरान जो बाहर से ऑक्सीजन ये लेता है और पावर एनर्जी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एनर्जी का निर्माण करता है, ऊर्जा का। और इस ऊर्जा का निर्माण वह एटीपी के रूप में करता है। किस रूप में? एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के रूप में करता है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ये निर्माण करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट समझ सकते हैं कि ये सेल ऑर्गेनेल हमारे लिए कितना आवश्यकता है, इसकी कितने इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसे आप अच्छे से इसे याद कीजिएगा और नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइसोसोम्स। यह प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों सेल में पाया जाता है। इसके भी खोज C.D. ड्यूब ने किया था। यह भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसे ल्यूमेन कहते हैं। इस ल्यूमेन का जो पीएच होता है वो 4.5 से 5.0 होता है, जो कि काफ़ी एसिडिक है। ये क्या करता है कि ये जो हमारे सेल हैं, उस सेल का जो वेस्ट मटेरियल्स हैं और जो डेड सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसका डाइजेशन करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। ये पूरे सेल की सफाई का एक तरह से काम करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो भी डेड सेल्स हैं, वो सभी को ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और इसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स खुद ही लाइसोसोम्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इसे हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। इसे हम लोग क्यों सुसाइड बैग्स कहते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि ये खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके वजह से पूरे सेल डैमेज हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। इसलिए हम लोग इसे सुसाइड बैग्स कहते हैं। फिर से हम लोग ये समझ लेते हैं कि लाइसोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला गोल थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। यह अंतःकोश के पाचन में मदद करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, डेड सेल्स हैं, इसे ये डाइजेस्ट करने की मदद करता है। इसमें जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आते हैं वो इंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में बनते हैं। अब हम लोग इसके कार्य देखिए। लाइसोसोम का फर्स्ट
फंक्शन है। लाइसोसोम का मुख्य काम क्या है? डाइजेशन करना। इसमें सबसे पहला कार्य बाह्य कोशिकाओं का पाचन करना है। लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं बाह्य कोश के पदार्थ के जल के अपघटन की क्रिया में भी भाग लेते हैं। इसका दूसरा काम क्या है कि अंतःकोश के भी पाचन करता है, यानी अंदर में कोशिका के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसका भी वो डाइजेशन करने का काम करता है। इस कोशिका के अंदर होने इस पाचन क्रिया में लाइसोसोम की सहायता से ये पॉसिबल होता है। थर्ड है इसका कि यह, जैसे हमने अभी पढ़ा हमने कि ये डेड जो सेल्स हैं उसका भी ये और उसका निष्कासन करते हैं। यह अंतःकोशिकाओं का अपमर्जन भी करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ें जिसका नाम है राइबोसोम्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। इसे हम लोग प्रोटीन बनाने की मशीन भी कह सकते हैं। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। यह हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ये इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समीप जो नली ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके सतह पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग राइबोसोम्स कहते हैं। ये राइबोसोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर पाए जाते हैं और ये बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन हम लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। यह प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं। यह इसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने 1953 में की थी। यह 2 सब यूनिट से मिल के बना होता है। एक सब यूनिट लार्ज होता है, एक सब यूनिट स्मॉल होता है। यह प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। इसके कार्य अब हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम्स के कार्य जो है, ये मेन कार्य तो हम लोग जैसे समझ ही गए हैं कि मेन कार्य इसका क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटीन का निर्माण करना। ये हर तरह के फंक्शन जैसे कि मरम्मत और इसका रिपेयरिंग करना इत्यादि के लिए भी हम लोग को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन हमें राइबोसोम से ही मिलता है। अब हम लोग ये जो भी मैंने आर्टिकल लिखा है स्टूडेंट्स, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसे अच्छे से आप पढ़ लेंगे कि ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनका फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर्स, ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।